खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना से मचा हड़कंप। लोर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में मॉक ड्रिल से परखी सतर्कता। मिलावट पर वार के तहत भरे सैंपल और दूषित पनीर करवाया नष्ट। चांदबाज, चिरखाना एवं ककराली मेव में की कार्यवाही। देखरेख के अभाव में सूख रहे हैं अभियान के तहत लगाए पौधे। दशहरा मैदान में लगे पौधों के लिए पानी और तारबंदी का बना अभाव। और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने की बैठकें। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने संजना जाटव से ली MLA खींचे से हुए विवाद की जानकारी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। MIA स्थित लॉर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि यह सब मॉक ड्रिल के जरिए तैयारी परखने के लिए किया गया था। यहां गैस रिसाव का संदेश सभी विभागों को गुरुवार सुबह भेजा गया। साथ ही बताया गया कि इस वजह से 30 लोग बेहोश हो गए हैं। इसके बाद तेज सायरन बजाते वाहन MIA की तरफ दौड़ते नजर आए। फैक्ट्री में पहुंचते ही गंभीर घायलों को निकालकर एम्बुलेंस में डाला गया। यहां एम्बुलेंस और दमकल सबसे पहले पहुंची। ऐसे में आसपास के लोगों को लगा कि कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब बाद में पता चला कि यह प्रशासन की ओर से किया जा रहा मॉक ड्रिल है, तो सभी ने राहत की सांस ली। मौके पर कंपनी की रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान ADM सिटी बीना महावर, ADM द्वितीय योगेश डागुर, एडिशनल SP तेजपाल सिंह, SDM प्रतीक ज्वेकर और DCMHO महेश वर्मा आदि मौजूद रहे। जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टीम ने कई जगह सैंपल लिए हैं। CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ग्राम चंदबास, चिरखाना और ककराली में पहुंचा। साथ ही यहां पनीर निर्माण एवं विक्रय इकाइयों से नमूने भरे। राजस्थान डेयरी चंदबास चिरखाना में साफ सफाई ठीक नहीं पाए जाने पर सुधार के लिए नोटिस दिया गया है। साथ ही RK डेयरी से पनीर का नमूना लेकर यहां भी व्यवस्था सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया। इस इकाई पर रखे करीब 20 किलो पुराने दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा ककराली में साहुन डेयरी से पनीर एवं दूध के सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए, लेकिन देखरेख के अभाव में दशहरा मैदान के पास पौधे सूख रहे हैं। यहां सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पानी की कमी से इन्हें सूखते हुए देखा जा रहा है। इसके अलावा इन पौधों के लिए तारबंदी और ट्री गार्ड का भी अभाव है। इस वजह से इन पौधों को मवेशी खा जाते हैं। साथ ही कचरा भी पौधों की जड़ों में जमा हो जाता है। उधर व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि पौधरोपण करने के साथ इनकी पूरी देखभाल भी की जाए। इस ओर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि विजयादशमी के दिन दशहरा मैदान पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में यहां लगाए पौधों के लिए तत्काल तारबंदी की जानी चाहिए। जो पौधे लगाए जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। दशहरा मैदान की रौनक होगी, हरियाली आएगी, लेकिन जो ये पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाने के साथ साथ इनमें पानी दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 4-5 दिन से पौधे लग रहे हैं, पानी दिया नहीं जा रहा, सारे पौधे सूख रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ दशहरा है और यहाँ तारबंदी बिल्कुल नहीं है। अगर तारबंदी नहीं हुई तो सारे पौधे टूट जाएंगे। ये जीव हत्या हो रही है एक तरह की। मैं UIT प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से इनमें आज पानी दें और पानी देने के साथ साथ यहाँ की सफाई कराएं। इनके अंदर जो पेड़ों के साथ साथ जो कचरा पड़ा है, आप देख रहे हैं सारा कचरा ही कचरा इसके अंदर है। और तारबंदी तुरंत प्रभाव से इनकी आज ही करा दें, क्योंकि 2 दिन बाद जब दशहरा होगा निश्चित तौर से यहाँ से पब्लिक निकलेगी जहाँ पेड़ एक भी नहीं मिलेगा। और पेड़ जब सारे टूटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जीव हत्या होगी। और जीव हत्या, एक पेड़ लगाना बहुत अच्छा पुण्य है, लेकिन एक पेड़ का सूख जाना
बहुत बड़ा पाप है। हाल ही अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में कठुमर विधायक रमेश खींची के साथ भरतपुर सांसद संजना जाटव की खींचतान हुई थी। वे गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिली। सागर रिसोर्ट में जितेंद्र सिंह ने सांसद संजना जाटव से कहा कि आपने मजबूती से लड़ाई लड़ी, इससे अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी साहस मिला है। इस पर सांसद संजना जाटव ने कहा कि जिला परिषद में हुए घटनाक्रम सहित अन्य जानकारी उन्होंने महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को भी भिजवा दी है। गौरतलब है कि सागर रिसोर्ट में रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक ललित यादव, मांगीलाल मीणा और दीपचंद खैरिया सहित पूर्व विधायक बलजीत यादव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश एवं जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। हमारे महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इसमें संगठन की तरफ से जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी दी है कि वो अपने बूथ पे काम करें और पार्टी को जिताने का काम करें। विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि रामगढ़ इलाके के अंदर जुबेर खान जी ने जो विकास कार्य कराए थे, आज भी वहाँ की जनता उनको याद कर रही है। और ये सरकार आने के बाद में आज 10 महीने इस सरकार के हो गए। सरकार ने सिवाय पिछली हमारी सरकार की जो योजनाएं उनका नाम बदलने का, उनको बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज हम बात करें नए जिलों की, रोजाना नई नई कमेटियां, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। आप बात करें इंग्लिश मीडियम विद्यालय की, आज तक कोई इनकी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं। आप बात करें हमारे पिछले 6 महीने के जो काम हुए उसकी, तो अभी इसके एक मंत्री कह रहे थे कि हमारी तैयारी पूरी है, कल दूसरे मंत्री मना कर रहे हैं कि अभी तो उसमें तैयारी पूरी हमारी नहीं है, आगे और मीटिंग करेंगे। बात करें हमारे नए कॉलेजेस की, उसको खोलेंगे बंद करेंगे, उस पर कमेटी बना रखी है, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। तो एक असमंजस की स्थिति सरकार की है। जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, आज रामगढ़ चुनाव के अंदर जब ये लोग जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आज किसान को खाद क्यों नहीं मिल रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि बुजुर्ग की, विधवा की, दिव्यांगजनों की पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। हम उनसे पूछेंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता क्यों इन लोगों ने बंद कर रखा है, हमारी योजनाओं को क्यों बंद किया है, क्यों बिजली के नए कनेक्शन पे जो सरकार की जो छूट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार के जो सारे मुद्दे हैं उन सब बातों को लेकर हम इस चुनाव के अंदर जाएंगे। जनता का जो मन बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। 7 की 7 जगह जो उपचुनाव है सभी जगह कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। आपके प्रत्याशी तो लगभग तय ही है, तो प्रत्याशी को चर्चा नहीं। देखिए, कार्यकर्ताओं से राय करने के बाद और पार्टी आला कमान के निर्देश के बाद पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। और मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता कहेंगे उस पर सब लोग एग्री हैं, किसी प्रकार का हमारे यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। जो भी नाम आएगा पूरी पार्टी सर्वसम्मति से एकजुट है। आज को चर्चा नहीं हुई ना प्रत्याशी पे। देखिए, आज प्रत्याशी को लेकर बैठक नहीं थी। प्रत्याशी तो आला कमान तय करेगा कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद में। पर मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टकराव, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जो भी पार्टी जिसको अनाउंस करेगी पूरा कांग्रेस है उसके साथ रहेगा। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? क्या जुबेर खान के छोटे बेटे को टिकट मिले? कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही, जो कार्यकर्ता चाहेंगे वही फायदा। नहीं चाह रहे कार्यकर्ता। अब ये तो आप कह रहे हैं, कार्यकर्ता ये चाह रहे दिया होगा। पिछली बार तो त्रिकोणीय मुकाबला था जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। अब ऐसी स्थिति अगर नहीं बनी तो क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले का हमें फायदा नहीं मिला, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा हमारी जीत का अंतर घट गया। और बीजेपी ओछे हथकंडे अपनाने का काम करती है चुनाव के समय, चाहे वो जाति का मुद्दा लेके आए, धर्म का मुद्दा लेके आए, गाय माता का मुद्दा लेके आए। आज मैं कहना चाहूँगा जुबेर खान जी वो शख्स थे जिन्होंने अपनी शपथ संस्कृत के अंदर ली। वो शख्स थे जिन्होंने मेवात विकास बोर्ड के पैसे से अलवर के अंदर और भरतपुर के अंदर गौशाला उन्होंने सैंक्शन की। और इसके अलावा भी हमेशा गौशाला के लिए उनका योगदान रहा। जिनको रामायण और महाभारत ज़्यादातर कंटेस्ट उनको याद थी, विधानसभा में जब भी मौका आया तो उन्होंने धर्म के ऊपर बहुत बड़ी बात कही। तो जुबेर जी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करने वाले हमारे लीडर थे। और आज मैं समझता हूँ सारी जनता सब कुछ जान चुकी है। बीजेपी इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाए तो उस चीज़ का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों में बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको डर है कि वो अपना सकते हैं? देखिए, कर सकते हैं। फेक मुकदमे आते हैं लास्ट समय में कि हिंदुओं की लड़की है, मुसलमानों का लड़का है, इस प्रकार के मुकदमे आते हैं। कहीं
गाय की हत्या करा देते हैं, कहीं गो तस्करी का मामला लेके आ जाते हैं। इस प्रकार के हथकंडे हमेशा चुनाव से पहले लेके आते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और इस प्रकार के इश्यूज होते हैं तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। 10 महीने इनका कार्यकाल हो चुका है इस सरकार का, और इसकी सरकार आने के बाद में किशनगढ़ बास के अंदर बहुत बड़ा रैकेट इस सरकार ने के नाक के नीचे हुआ। अभी तिजारा के अंदर ये कह रहे हैं कि अलकायदा की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी, तो वो हरियाणा चुनाव से पहले इन्होंने की, तो वो ट्रेनिंग पूरी हो गई। कहाँ हुआ, किसके अंडर में ये काम हुआ, कहाँ है भारत सरकार की एजेंसियां जिनको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि विदेशी ताकतें राजस्थान के अंदर इस प्रकार का गिरोह पनपा रही हैं? तो उसका जवाब तो बीजेपी देगी ना। तो आज भी कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ेंगे क्या? तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं आज बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। केंद्र में ये लोग हैं, राज्य में ये लोग हैं, इसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं होती है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, न कि कांग्रेस। सर, हरियाणा चुनाव में क्या कहना चाहेंगे, जहां 50 से 60 का दावा किया जा रहा था, एग्जिट पोल भी यही बोल रहे थे, लेकिन परिणाम उलट आए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो परिणाम आए प्रत्याशित हैं, इसमें कहीं कोई शंकाएं हैं, उसके लेके भी हम चुनाव आयोग में भी गए हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर दोनों पार्टी के बीच में नहीं रहा। हमारा जो वोट परसेंट है वो 0.89% हमारा वोट कम रहा। उसके लिए मैं समझता हूँ जो पार्टी पूरा एक रिव्यू करवा रही है कि किस प्रकार के ये स्थिति पैदा हुई। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज चुनाव परिणाम आने के बाद में हो सकता है हम जो अंदाजे लगाएं, लेकिन ये वही वोटर है जब वोट डालता है उसके बाद पब्लिक को ओपिनियन पता चल जाती है। तो जो सर्वे हुए हैं जितनी भी एजेंसीज के हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के हैं, चाहे आम जनता के हैं, एनजीओज के हैं, सब में कांग्रेस आ रही थी। और सुबह जब बैलेट पेपर खुला है उसमें भी, तो वो लोग भी तो उसी जनता के बीच के अंदर से हैं। जब वो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो बाद में वो वोट क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो ये सारा एक संशय का विषय है। इस पे पार्टी आलाकमान जो है बड़े स्तर पे पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जानकारी इसको जुटा रहे हैं। तो सिर्फ संशय को दूर कर रहे हैं या फिर परिणाम का स्वीकार करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 99% चार्जिंग एक ईवीएम की रहना वो कहीं ना कहीं शंका और संशय पैदा करती है कि जब ईवीएम पूरे दिन चलती है और उसके बावजूद भी अगर उसमें 1% ही बैटरी खर्च हो रही है तो क्या कारण है ऐसा? तो चुनाव आयोग उसको क्लियर करे। हमारी जो शंकाएं हमने रखी है, बाकी चुनाव आयोग जो करता है पब्लिक के सामने आना चाहिए। जो हमारा रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसमें आपने देखा कि जिस तरह से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का सभी हमारे नेतागण चुनाव के अंदर जुड़ गए हैं, और जिस लेवल का बूथ मैनेजमेंट की बात अभी चल रही थी, हम हर गांव के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कांग्रेस का जो एक सीनियर व्यक्ति है, जो एक मुख्य रूप से कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, वो उसी गांव के अंदर कैंप करके और वो चुनाव को संचालित करेगा। और ख़ास तौर से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय जुबेर खान जी का एक जो प्रेम रहा है उस क्षेत्र से, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी हो उस गांव का, कोई उनका व्यक्ति भी हो, उनका वोटर भी हो, उसके बारे में भी जुबेर खान जी के बारे में पूछते हैं तो वो हरदम ये कहता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। वोट जरूर वो किसी और को दे सकता है, लेकिन जुबेर खान जी ने एक अपना जो कार्य करा है उस पूरे क्षेत्र के अंदर, पिछले 30 साल से वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की सेवा कर रहे हैं। उनका एक जो पर्सनल इमेज जो उनकी रही है, जो उनका परिवार की एक इमेज रही है, और ख़ास तौर से जो लोगों के अंदर एक प्रेम जो उनका रहा है, उससे ज़रूर हमें बहुत बड़ा एक फायदा। हरियाणा चुनाव के बाद में कांग्रेस के नेता के बजाय बीजेपी के नेता उत्साहित हो गए। इससे पहले कांग्रेस के नेता उत्साहित थे, अब उनको लगता है कि ये 7 सीटें हैं अलवर सहित, अब उनके हाथ में आ सकती है, पहले संभावना कम लग रही थी। देखिए, एक भी सीट नहीं आने वाली है राजस्थान के अंदर। पूर्व में भी जो चुनाव हुए थे वो तो हरियाणा से पहले हुए थे, और उस समय भी कांग्रेस ने सीटें जीती हैं। और आगे भी जिस तरह की यहाँ सरकार चल रही है, 10 महीने में ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस 10 महीने की सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल हो चुकी है, हर वादे पर मुकर गई है, और जिस तरह का शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, वो आप सबों के सामने है। तो इसलिए जनता ने बिल्कुल इनको रिजेक्ट कर दिया है, और आप देखेंगे परिणाम आने के बाद कि कांग्रेस 7 सीटों पर। हरियाणा में कौन सी चीज़ों का नुकसान हुआ सर, क्या लगता है हरियाणा चुनाव में? देखिए, हरियाणा चुनाव के अंदर बहुत सारी ऐसे मामले सामने आए हैं
उसके ऊपर जांच हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक उसकी टीम भी बनाई है और सभी जो प्रत्याशी हैं उनसे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है जहाँ जूली जी ने जो अभी फरमा रहे थे, आप सब भी अपना मोबाइल रात को आप चार्ज करें और दिन भर उस मोबाइल को आप इस्तेमाल करें तो उसकी बैटरी कम हो जाएगी। फिर उस मोबाइल को आप बंद करके 5 दिन बाद उस मोबाइल को खोलेंगे तो और बैटरी डाउन हो जाएगी। तो कोई मोबाइल की बैटरी जो मशीनों की बैटरी है कहीं तो 50% आ रही है, कहीं 70% आ रही है और कहीं 90% आ रही है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। उनको जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो चुनाव हुआ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ डिमांड नहीं करती है, जनता का, प्रदेश का और देश का हर वोटर ये डिमांड करता है कि उसको विश्वास हो कि चुनाव बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हुआ। क्या इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बनाए वो उनको मुबारक हो, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तय करने वाले हैं। वो अपने घर में ही पहले झांक के देखें कि वो किसको टिकट देना चाहते हैं, कि उनके अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको पहले वो सुलटाएं। हमारी चिंता ना करें, हमारी बात सारी सुलटी हुई है। जो कार्यकर्ता कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। कोई विवाद यहाँ नहीं है, किसी ने आवेदन नहीं करा है, कोई टिकट मांगने नहीं आए हैं। जो हाईकमांड जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा। आपको इस बात का डर है, जो भी जूली जी ने कहा कि इस चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दे लाए जा सकते हैं जिनकी वजह से वोटों का पोलराइज किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक सिस्टम बन चुका है। ये चुनाव लड़ने की इनकी रणनीति बन चुकी है कि आपसी में झगड़ा, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भिड़ाइए, झगड़ा करवाइए। ये इनका एक SOP है। इस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये बताएं, हम 10 महीने की सरकार बन चुकी है कि 10 महीने के अंदर राजस्थान की जनता के लिए क्या उन्होंने कार्य करा है। पानी की जो बात कर रहे थे, ERCP की योजना, वो बहुत मुख्यमंत्री जी जाकर और उद्घाटन कर रहे थे, माला पहन रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे थे। वो कहाँ है वो पानी? जो जनता को बिजली मिलनी चाहिए थी, इस पूरी गर्मी के अंदर बिजली पूरी कटौती रही। शहर के अंदर जो समस्या रही है वो आपने सबों को उसको देखा है। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं कर सकती है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपकी पार्टी के नेता संजना जाटव के साथ साधारण सभा की बैठक जो हुआ आपके संज्ञान में है तो पार्टी क्या करने जा रही है उसके बारे में? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हाल ही के अंदर जो DRD की मीटिंग के अंदर हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो वहाँ के जितने भी और लोग बैठे हुए थे, वहाँ के अधिकारी बैठे हुए थे, उनको उसका ज्ञान लेकर हाथों हाथ उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमने मांग करी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि महिला आयोग के अंदर भी शिकायत हुई है और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो भावना रखते हैं, इस तरह की ओछी जो बात करते हैं, एक महिला सांसद से इस तरह की बात करते हैं, वो अपना उनका क्या चरित्र है वो जनता ने। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में इसलिए आ रही है कि वो डिसीजन लेने में देरी करती है। उनके बड़े नेता डिसीजन लेने में बहुत विलम्ब कर देते हैं, तब तक कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। देखिए, कहीं भी गठबंधन होता है तो उसके ऊपर कोई डिसीजन की बातें तो रहती ही हैं, लेकिन उससे पहले ये रहता है कि किस तरह से गठबंधन हो। हमें दोनों ही पार्टी, जिससे भी हम गठबंधन करते हैं, अलग अलग पार्टियों से भी करते हैं, 4-4, 5-5 पार्टियों से भी करते हैं, उन सबों से हमें बैठकर सहमति बनानी पड़ती है। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे हमें बात करने के बाद ही वो गठबंधन हो सकता है। तो जो भी कुछ कमियां रही हैं हरियाणा के अंदर, इसके लिए आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर एक जाँच कमेटी बनेगी। जाँच कमेटी बहुत गहराई से जाकर और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ये सारी जो भी बातें आई हैं वो सारी कमेटी रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा। आज चुनाव कोई हार जाता है, कोई भी पार्टी हार जाती है तो 10 तरह के आरोप लगते हैं, 10 तरह की बात रहती है चुनाव, और यही चुनाव जीत जाता है तो ये सारी बात छुप जाती है। तो हम अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने आप देखेंगे कि क्या कमियां रही हैं और उसको हम सुधारेंगे, तैयार करेंगे। देखिए, ज़ुबैर खान जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे और उन्होंने रामगढ़ की जनता की सेवा पिछले 40 वर्षों से की और आज अनेक कॉलेजें, स्कूलें, सड़कें, सब ज़ुबैर खान जी की बहुत बड़ी देन रामगढ़ को विकसित करने में रही है। तो हम लोग बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रीति नीति से चुनाव लड़ेगी, पूरे बूथ पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा और मैं आप लोगों को, आज हम पहली बार आप लोगों से इस चुनाव को लेके PC कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखूंगी कि जीत के बाद भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे और हम इसी तरह से PC करके एक बहुत ही अच्छी जीत का परिणाम आप लोगों को देंगे।
पर कई बार ऐसा होता है जैसे हरियाणा में हुआ, बाद में पता लगता है भाजपा का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा रह गया। देखिए, भाजपा के पास कोई मैनेजमेंट नहीं, उनके पास सिर्फ हथकंडे हैं। ये पर्ची सरकार की पोल राजस्थान की जनता के सामने खुल चुकी है। न सिर्फ रामगढ़, मैं समझती हूँ 7 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। आपके प्रत्याशी को सिंपैथी का वोट भी मिलेगा? देखिए, सिंपैथी की बात ही नहीं है, काम के नाम पे हम लोग वोट मांगना चाह रहे हैं, सिंपैथी की बात नहीं कर रहे। और प्रत्याशी अभी हमारा तय नहीं है, हमारे आला कमान अभी प्रत्याशी किसको बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में अपना प्रत्याशी है और एक एक कार्यकर्ता अपना प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेगा। और वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने शक्ति केंद्र प्रभारी एवं बूथ अध्यक्षों की एक बैठक ली। इसका आयोजन रामगढ़ विधानसभा के बगड़ तिराया मंडल में किया गया। साथ ही सदस्यता अभियान के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मनोज भारद्वाज ने शक्ति केंद्र प्रभारी का दायित्व भी सौंपा गया। बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी, संयोजक अशोक चौधरी, मंडल महामंत्री शिवराम वर्मा, दिनेश गौतम, कुंदन मास्टर, भूप सिंह चौधरी, मनोज भारद्वाज, जिला पार्षद सरिता राज और हिम्मत सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र सह संयोजक और प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। पार्टी के लिए जो सदस्यता अभियान चल रहा है उस सदस्यता अभियान की जानकारी और उसकी गति कैसे बढ़े उसके बारे में भी इनको जानकारी। सदस्य कैसे बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमें बनाने हैं। प्रत्येक बूथ पर हमको 200 सदस्य बनाने हैं, इसकी भी हमें पूरी जानकारी। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 200 सदस्यों की आवश्यकता है, ये भी पूरी जानकारी हमने दी। क्योंकि प्राइमरी सदस्यता खत्म होने के बाद 5 दिन बाद से सक्रिय सदस्यता चालू हो जाएगी। इसलिए जो कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य होगा वही जनप्रतिनिधि होगा और संगठन में वही हमारे संगठन का पद उसको मिलेगा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका का कहना है कि रामगढ़ उपचुनाव में इस बार किसी बागी को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि कमल का सिंबल पाने वाले प्रत्याशी को सभी मिलकर जिताएं। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में बागी नेता के कारण भाजपा के वोट का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नरूका ने रामगढ़ में निश्चित जीत का दावा किया है। अलवर के रामगढ़ में उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरह से 2 बार में बीजेपी हार रही है, किस बार में कमल का फूल खिलाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, रामगढ़ के विषय में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 2 बार का चुनाव की जो बात करते हैं, पिछला जो चुनाव था उस चुनाव में हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक बार चुनाव जो हुआ उसमें प्रत्याशी की डेथ हो गई और वो किसी प्रत्याशी की डेथ होने के वास्ते चुनाव पोस्टपोन हुआ। फिर दोबारा से चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर उस चुनाव की जब स्थिति आई तो उसमें हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़े हो गए जगत जी और उसके वास्ते हमारा हमको नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार से अब इस बार जो चुनाव हुआ था जो उसमें भी ये प्रॉब्लम ये आई कि हमारे ही प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ गए, इसलिए हम हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चूंकि अब पार्टी एकमुखी होकर संगठित होकर चुनाव लड़ने जा रही है और हम बूथ के कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे और सब एकजुट होकर लड़ेंगे, जिसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व भी लगातार प्रयासरत है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी जो कैबिनेट मंत्री प्रदेश में हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास कर रखा है। सब लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं, संगठन पूरी तरह से लगाया और एक कार्यकर्ता के बेस पे हम भारतीय जनता पार्टी का कमल रामगढ़ में इस बार 100% खिलाएंगे। सर, पिछली बार की तरह इस बार भी अगर पार्टी के 2 नेता चुनाव लड़ गए तो फिर इस बार कमल कैसे खिल पाएगा? नहीं, वो सही मायने में तो क्या था कि उस समय हमारा तालमेल का या किसी तरह का भी कोई जो भी मैं कहता हूँ कि किसी न किसी कारण से अभाव रहा होगा, लेकिन अब वह परिस्थितियाँ डेवलप नहीं होंगी। सभी से ये कहा गया है कि भाई कमल का फूल ही प्रत्याशी है और सभी ने ये आपस में तय भी किया था। बाकायदा हमारे जो प्रदेश के प्रभारी जी आए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने अपने जो मीटिंग में भी ये सबसे कहलवाया था कि भाई जो भी जिसको भी पार्टी कमल का फूल देकर भेजेगी हम सब उसके साथ साथ रहेंगे। तो इस बार
जो टिकट का चयन है वो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा और काफ़ी गंभीरता से विचार के बाद ही टिकट का निर्णय होगा। निश्चित रूप से पार्टी सभी से राय मिला के सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट तय करती है। अब ये कभी कभी इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन अब ये परिस्थितियाँ संभव नहीं है। इस बार पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब वो यहाँ से जो नाम तय करके भेजेंगे। सेंटर से भी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और जो टीम है वह सब निर्णय करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। अलवर के वार्ड 13 स्थित कोठी दशहरा में कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यहां जलदाय कर्मचारियों की मिलीभगत से लाइन ब्लॉक की हुई है। इसके अलावा पुरानी पाइपलाइन से पानी नहीं आता। इसके चलते या तो दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और या फिर महंगी दरों पर खरीदना पड़ता है। कई बार वार्ड पार्षद एवं अधिकारियों को शिकायत के बावजूद नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 50 बार मतलब कंट्रोल रूम में और जयपुर में वो कर दी शिकायत, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। बार फोन किया था और डिपार्टमेंट के पास में झूठी साधना देने के अलावा और कोई मतलब उसमें वो नहीं है। अब किस तरह से काम चला रहे हैं आप लोग? अब काम इसलिए चला रहा है, 500 रुपये का 400 लीटर का टैंकर आता है, ठीक है साहब। उसमें क्या होता है कि हमने घरों में आरओ लगा रखा है। एक चीज़, उस आरओ को फिल्टर करके हम पानी पी रहे हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई 3 दिन में और 4 दिन में हमारे यहाँ आती है। 3 दिन में, वो भी मात्र 5 मिनट या 7 मिनट के लिए। जिला जाट महासभा समिति ने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के गांव में कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग रोकने की मांग की है। समिति जिलाध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि इसे लेकर स्वायत्त शासन मंत्री सहित जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव को ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ग्राम मदनपुरी, सालपुरी, भूगोर, भजीट और गुजुकी आदि में भूमाफिया किसानों से सस्ते में जमीन ले रहे हैं और अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे हैं। इसके बजाय राज्य सरकार और नगर विकास न्यास को किसानों से जमीन खरीदकर कॉलोनी विकसित करनी चाहिए। अवैध कृषि कॉलोनी में नाली, सड़क, रोड लाइट और पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। सर, अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एमआई के आसपास के गाँव में अवैध प्लॉटिंग बहुत जोरों से हो रही है। आपने मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, मंत्री से मिले, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा ये कहना है कि कौड़ियों के दामों पे किसानों की ज़मीनें खरीद ली गई हैं और वो यूआईटी के एरिया में आती हैं। तो अब इस संबंध में प्रॉपर्टी डीलर हैं जो जनता को लूट रहे हैं और किसान को भी लूट रहे हैं। तो इस पे यूआईटी एक्शन ले। हमने नगर विकास मंत्री जावर खर्रा जी को भी मिल कर आया और उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी कलेक्टर को और यूआईटी सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी इस पर अवैध जो प्लॉटिंग प्राइवेट डीलर कर रहे हैं वो बंद की जाए और यूआईटी वहाँ प्लॉट काटे, यूआईटी प्लॉट दे पब्लिक को, तो जिससे वहाँ यूआईटी तो पूरा डेवलप करके प्लॉट देती है, जिसमें पार्क भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा और भी जो सार्वजनिक रूप से काम आने वाली चीज़ें, सड़कें भी बनेंगी। अब वो कच्ची सड़कें निकाल रखी हैं जिससे कोड़ियों के दाम खरीद के उसको करोड़ों में बेच रहे। तो इससे जनता का भी नुकसान है और किसानों का भी नुकसान है। तो आपने जिला प्रशासन से मांग की, मिले या ज्ञापन दिया? हमने माननीय मंत्री महोदय से मिलने के बाद आदरणीय कलेक्टर साहब को भी ये ज्ञापन दिया है और यूआईटी सेक्रेटरी को भी ज्ञापन दिया है और हमको उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस संबंध में कार्रवाई आगे भविष्य में करेंगे। तो आपकी मांग अवैध प्लॉटिंग को रोककर और यूआईटी खुद प्लॉट काटे, यूआईटी जनता को प्लॉट दे, यूआईटी किसान से खरीदे, किसान को पूरा मूल्य देगी यूआईटी। तो प्रॉपर्टी डीलर तो ना तो उनको पूरा मूल्य मिल रहा अपनी ज़मीन का, और ज़मीन और गई, उनके बच्चे बेरोजगार होंगे। बेरोजगारी वैसे ही बढ़ रही है आज देश में कि आम बच्चा पढ़ लिख के बड़ा सर्विस में जाने की कोशिश कर, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब तो मिलता नहीं है। प्राइवेट में वो 6,000 8,000 रुपये महीने काम कर रहे हैं। तो उनका बेचारा गांव वालों को, और ये विशेष तौर से भजीट, खुदनपुरी, मदनपुरी, रूपबास और भूगोल, ये 5 गाँवों की ज़मीनें तो बिल्कुल, और तो ज़िले में अलवर शहर के आसपास ज़मीनें बची नहीं, यही जगह बची थी। ये भी किसानों से उन्होंने कोड़ियों के दाम खरीद ली, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसान को भी और आम आदमी को। प्लॉट वहाँ खरीद रहे, 166 वर्ग का प्लॉट
15-15 लाख रुपए में क्या रेट है? 15,000 रुपये वर्ग फुट, बताइए कितना अन्याय हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो प्लॉटिंग हो रही है कहीं ना कहीं नगर विकास न्यास के जो अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं वो समय पर कार्रवाई नहीं करते? भाई इसमें तो मुझे तो स्पष्ट संदेह है कि ये तो बिना उनकी सहमति के बगैर यूआईटी के कर्मचारी अधिकारियों के इसके बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी खुलता है, सब काम होते हैं। जबकि पटवारी और नायब तहसीलदार ने वहाँ विरोध जताया और उसके विरोध को दरकिनार करके तहसीलदार ने मुझे दी रजिस्ट्री करके और इंतकाल सरपंच को रिश्वत दे के खोल दिया इंतकाल। तो मिलीभगत का खेल है, मिलीभगत का खेल है। इसलिए सरकार भी इस ओर ध्यान दे, विशेष तौर से यूआईटी ध्यान दे कि उसको आगे प्लॉट काटने के लिए आगे अलवर के आसपास कोई ज़मीन नहीं बची, क्योंकि इधर बगरतराय तक कोई ज़मीन नहीं है, उधर भैरव आरटी ऑफिस तक कोई ज़मीन नहीं बची, इधर ढाईपैली तक कोई ज़मीन नहीं बची। ये ज़मीन 4-5 गाँव की है, जिसको खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ मुनाफा कमा रहे हैं। यूआईटी ध्यान नहीं दे रही है, यूआईटी कोई नई कॉलोनी नहीं बसा रही है, तो आपको लगता है कि यूआईटी को नई कॉलोनी बसानी चाहिए? यूआईटी को नीलामी करके करे, चाहे आम आदमी को भी बराबर का हक मिले उसको खरीदने का। इससे पहले भी तो जो कॉलोनियाँ बनाई हैं, चाहे पुरानी कॉलोनियों को ले लो आप, स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2, पंचवटी, ये भी तो ऐसे ही बनाई थी, यहाँ भी पहले जमीन ही थी। तो पहले यूआईटी का काम अच्छा था, लेकिन अब तो भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुकी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के IMA हॉल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि कैंप में न्यायिक अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी और छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में प्रश्नोत्तरी सत्र का भी आयोजन किया गया। साथ ही PMO डॉक्टर सुनील चौहान की भी मौजूदगी रही। हमारे जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मानसिक रोगी हैं, जो मेंटली किसी बात से इलनेस उनमें आ गई है, तो वो जो लोग उनको इलाज करते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहें उनके प्रति। हमारे नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी के दूसरे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो सेंसिटाइज रहेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम रखा था। हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के राजगढ़ केंद्र का महाविद्यालयों के साथ MOU संपन्न हुआ है। माचाड़ी स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय, राजगढ़ की कन्या महाविद्यालय और कोठी नारायणपुर स्थित राव बीएड कॉलेज के साथ MOU साइन किया गया है। इसके तहत आगामी 5 वर्ष तक कॉलेज विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए कार्यशालाएं होंगी। यह वर्कशॉप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की होंगी। इस MOU पर संबंधित कॉलेज के प्राचार्यों सहित हार्टफुलनेस संस्था की ओर से राजगढ़ केंद्र समन्वयक हीरालाल और रैनी तहसील समन्वयक जगदीश प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। वहीं प्रशिक्षक रामकर्ण सैनी, महेश चंद बैरवा, रामोतार सैनी और जगदीश प्रसाद वर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा संबंधित प्राचार्य डॉक्टर सवित्रा यादव, डॉक्टर सज्जन सिंह राव और डॉक्टर OP मीणा आदि की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि हार्टफुलनेस संस्था पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी के नेतृत्व में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के साथ ही उन्हें तनाव रहित एवं संतुलित जीवन जीना सिखा रही है। गायत्री शक्तिपीठ की ओर से अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में स्वावलंबन कार्यक्रम जारी है। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। गायत्री परिवार से जुड़े बसंत लाल कुकरेजा ने बताया कि समय समय पर 3 माह के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में 15 अक्टूबर से कैंप लगेगा। इसके लिए गायत्री मंदिर में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गायत्री परिवार हर 3 महीने बाद सिलाई प्रशिक्षण दे रहा है, जिसका 15 तारीख को नया सत्र शुरू होगा। 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर 3 महीने चलेगा, जिसमें जो भी कन्या या महिलाएं जो भी भाग लेना चाहती है, फॉर्म उपलब्ध है, यहाँ से प्राप्त करना। अलवर डाइट की ओर से नजर बगीचे स्थित हॉस्टल में ET प्रभाग की ओर से लगाए गए डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में 16 ब्लॉक से आए
40 प्रतिभागी शिक्षकों ने भाग लिया। ईटी प्रभाग अध्यक्ष संगीता यादव ने बताया कि इस दौरान सभी प्रतिभागी शिक्षकों को डिजिटल कंटेंट और ऐप बनाने सहित ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने आदि के टिप्स दिए गए। डिजिटल लर्निंग जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण है, ईटी प्रभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें टीचर्स को डिजिटल कंटेंट बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करना और शिक्षण उपयोगी जो भी ऐप हैं जिनसे वो अपने शिक्षण को ज्यादा रुचिकर और प्रभावी बना सकते हैं, उनका यूज करना सिखाया गया है। जाटो महासभा समिति की अलवर जिला शाखा के लिए यूआईटी 1600 वर्गज भूमि आवंटित करेगी। निःशुल्क भूमि के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस पर अध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सहित वन मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया है। अध्यक्ष ने बताया कि गत 15 सितंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान इन जनप्रतिनिधियों ने यह घोषणा की थी। साथ ही सीमित समय में इस पर अमल भी हो गया है। 15 सितंबर 2024 को प्रतिभाओं का सम्मान समारोह किया गया था। उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय भूपेंद्र जी मुख्य अतिथि थे और उसके साथ में हमारे अतिथि के रूप में शहर के विधायक एवं राज्य सरकार में पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी थे। हमारे द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया था उस दिन। उस मांग पत्र पर तत्काल प्रभाव से दोनों अतिथियों द्वारा एक्शन लेते हुए आज आदरणीय कलेक्टर महोदया मैडम से 1600 वर्ग गज जमीन जाटो समाज के लिए आवंटन करा दी गई है। जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से दशहरा उत्सव के तहत गुरुवार को रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा अयोध्या की रज लाने के लिए महिलाओं का दल रवाना किया गया है। समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि रामायण पाठ शुभारंभ के अवसर पर आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को रावण दहन होगा और विवेकानंद चौक पुरुषार्थी धर्मशाला से दशहरा मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सहित प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। दशहरा मैदान पर रामायण पाठ शुरू किया गया, आरती की गई। समाज के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमारी महिला विंग अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। रज कल लेके पहुँचेंगे। सर, आज समाज के मुख्य कौन कौन से लोग मौजूद थे आज के जो रामायण पाठ के कार्यक्रम? हमारी कार्यकारिणी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और समाज के हमारे बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। अलवर नगर निगम के आयुक्त जितेंद्र सिंह नरुका ने गुरुवार को सेक्टर 5 का आकस्मिक निरीक्षण किया। आयुक्त ने मुख्य मार्गों पर सफाई कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की। साथ ही आसपास के दुकानदारों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था में सहयोग करें और गंदगी नहीं फैलाए। इसके अलावा आयुक्त ने कचरा संग्रहण के वाहनों को टचिंग ग्राउंड तक ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शारदीय नवरात्र के तहत शुक्रवार को घरों में अष्टमी और नवमी की जोत देकर कन्याओं को भोजन करवाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और सुकर्मा का त्रियोग बन रहा है। इन तीनों योगों में मां अंबे की जोत देखने और कन्या भोज से सुख समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को दशहरा मनेगा और इस दिन अबूझ मुहूर्त भी है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुए शारदीय नवरात्रों का समापन कल 11 अक्टूबर शुक्रवार को होंगे। इस बार शारदीय नवरात्रों पर दुर्गाष्टमी और महानवमी एक ही दिन कल 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसलिए इस अवसर पर कल 11 अक्टूबर शुक्रवार को घरों में अष्टमी और नवमी की जोत देख करके कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को भोजन करा करके उनके दक्षिणा दे करके उनको विदा किया जाएगा। शास्त्रों इस बार कल अष्टमी और नवमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सुकर्मा नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोगों में मां दुर्गा की अष्टमी और नवमी की जोत देखने से, कन्याओं का पूजन करने से, कन्याओं को भोजन कराने से सुख समृद्धि व धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। अष्टमी और नवमी की जोत देखने के साथ ही कल 11 अक्टूबर शुक्रवार को
शारदीय नवरात्रों का समापन हो जाएगा और 12 अक्टूबर शनिवार को इस बार दशहरे का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रोक्त दशहरे पर स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त माना गया है, इसलिए दशहरे पर 12 अक्टूबर शनिवार को सभी शुभ मांगलिक कार्य यथा गृहारंभ, भूमि पूजन, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे। आश्विन मास में यह प्रथम स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त है, इसलिए दशहरे पर स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्तों पर मांगलिक कार्यों की विशेष धूम रहेगी। अंबेडकर नगर स्थित सोम्या विहार में गुरुवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। आयोजक शाकिर हुसैन ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है, ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिन पर शिविर का आयोजन किया है। वहीं यहां मौजूद दिनेश स्वामी ने ऐसे शिविरों को पुण्य का काम बताया। साथ ही कहा कि हर व्यक्ति को 3 महीने के बाद रक्तदान करना चाहिए। इनका 29वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में भाई शाकिर ने एक अच्छा काम किया है। कोई अन्यथा खर्च नहीं करके इन्होंने पुण्य का काम किया। जो इनका सबसे अच्छा काम वो रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया है। इन्होंने मेरे को आज से 5 दिन पहले बताया कि भाई साहब ऐसे मेरा जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना चाह रहा हूँ। अब तक इन भाई साहब के उपलक्ष्य में 40 कलेक्शन हो चुका है। भाई साहब का जो टारगेट है वो 50 यूनिट का है, क्योंकि अलवर में इस समय ब्लड की बहुत ही बड़ी किल्लत चल रही है। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति के ब्लड देने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और ये जितना भी ब्लड का कलेक्शन हो रहा है ये सनशाइन चैरिटेबल के द्वारा किया जा रहा है। में मैंने रक्तदान शिविर किया है, क्योंकि अलवर शहर में रक्त की बहुत ज़्यादा कमियां हो रखी हैं और जिसके कारण ब्लड बैंकों में रक्त नहीं हो पा रहा है। हमारे पास भी गांव से और बहुत सारे कॉल आते हैं ब्लड के लिए। हमने आज तक भी बहुत समाज सेवा की है, ब्लड के लिए खूब ब्लड दिलाया है लोगों को। उसमें आज हमने ब्लड रक्त शिविर का आयोजन किया है। अलवर के शिवलालपुरा स्थित शिव खाटू श्याम जी मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। 6वें दिन कार्तिकी एवं गणेश के जन्मोत्सव में श्रद्धालु उमड़ पड़े, साथ ही भव्य झांकी सजाई गई। यहां चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ ही समापन होगा। 12 अक्टूबर की सुबह हवन किया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा एसएमडी स्कूल में आयोजित विज्ञान मेले में ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्राकृतिक खेती में हर्ष यादव ने प्रथम, कचरा प्रबंधन में वाचस्पति गुप्ता ने प्रथम और संसाधन प्रबंधन में नीतिका शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही स्वास्थ्य और सफाई में भव्य खंडेलवाल ने द्वितीय और संगणकीय में प्रवीण शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इन सभी ने व्याख्याता घनश्याम शर्मा और दिनेश शर्मा के निर्देशन में सभी प्रोजेक्ट तैयार किए। वहीं शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश जैन, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत, निदेशक विनोद शर्मा और प्रिंसिपल मोना दुबे ने इन प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाया। राज्य स्तरीय 17 वर्ष छात्र हॉकी में अलवर टीम उप विजेता रही। टोंक में यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। इससे पूर्व जिला स्तर पर विजेता रही टीम राजदीप एकेडमी में अलवर टीम का प्रशिक्षण शिविर लगा था। इसमें खिलाड़ियों को कोच शिव कुमार सैनी और यजुवेंद्र सिंह ने प्रशिक्षित किया। शिविर संयोजक दीपक पंडित ने बताया कि अलवर की टीम ने फाइनल मैच तक के सफर में अपने सभी मैच अच्छे अंतर से जीते। फाइनल मुकाबले में जयपुर एकेडमी की टीम 1 गोल से जीती और अलवर टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। संस्था प्रधान कुलदीप शर्मा ने सफलता के लिए खिलाड़ियों और कोच को बधाइयां दी है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मियों को प्रोविडेंट फंड की स्लिप नहीं देने और उनके खाते नहीं खुलवाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह को अवगत कराया। सपना, सोनू, साहिल, सुधीर, लक्ष्मण और सुभाष सहित अन्य सफाई कर्मियों ने बताया कि 53 सफाई कर्मी सेंचुरियन कंपनी की ओर से मालाखेड़ा कस्बे में सफाई का काम करते हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हें प्रोविडेंट फंड की एक भी स्लिप उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा भुगतान भी बकाया चल रहा है। उधर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह के अनुसार काफी समय से स्वायत्त शासन विभाग से राशि नहीं मिलने के कारण इनका भुगतान बकाया है। वहीं इस बारे में बात करने के लिए अन्य अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। 1 साल हो गया हमारे को, अभी तक वो PF के पैसे नहीं मिले हैं और दूसरा तनख्वाह के पैसे नहीं दिए ठेकेदार जी ने साहब हमारे। 1 साल हो गया नगर पालिका में काम करते रहे, कोई पर्ची मिली ना ही PF मिला है और तनख्वाह भी 2 महीने 3 महीने हो गए, कभी देते कभी नहीं देते। 2 महीने की तनख्वाह बकाई रह रही है और 1 साल का PF है। जब कल देंगे 20 को देंगे 25। नौनिहालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए गुरुवार को मालाखेड़ा CSC पर टीके लगाए गए। ANM ने उन्हें 5 प्रकार के टीके लगाए, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवा भी पिलाई गई। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि हर गुरुवार को बच्चों का टीकाकरण होता है। जिला कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे अतुल्य अलवर अभियान को लेकर मालाखेड़ा में पालना नहीं हो रही। नगर पालिका क्षेत्र सहित इस पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में नियमित सफाई का अभाव बना हुआ है। ऐसे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आमजन समस्याओं के निदान की गुहार लगाते हैं, लेकिन मालाखेड़ा के नवसर्जित नगर पालिका के अध्यक्ष भी ज्ञापन देने को मजबूर हैं। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी काफी समय से छुट्टी पर है, जिस वजह से कार्य अटके हुए हैं। वहीं मालाखेड़ा तहसीलदार को अतिरिक्त चार्ज देकर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी बनाया गया है, लेकिन फिर भी कार्यालय में
विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव रुके हुए हैं। ऐसे में रोड लाइट और सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। ज्ञापन देने के दौरान उपाध्यक्ष शिवचरण भी मौजूद रहे। उपखंड मुख्यालय मालाखेड़ा पर एसडीएम नवज्योति कांवरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान अनेक विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्मिक मौजूद रहे, लेकिन सरिस्का वन विभाग के कार्मिक नहीं होने के कारण पुनखर, भंडोड़ी और अहिरकाबास के निवासी अपनी समस्या नहीं बता सके। ये लोग भगेरों के आतंक से परेशान है। सरपंच भगवती देवी द्वारा सूचना देने के बावजूद वन्य जीव को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। उधर अनेक लोगों ने सड़क बनवाने और आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। एसडीएम ने यह समस्या हल करवाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड की पुनखर पंचायत क्षेत्र में एक पैंथर अपने 2 शावकों के साथ 1 महीने से विचरण कर रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद भी सरिस्का अभयारण्य और राजगढ़ वन क्षेत्र के कार्मिक उदासीन बने हुए हैं। इस गांव से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि 27 सितंबर को खेतों पर भगेरों के पगमार्क दिखे थे। इसके बाद वनकर्मी एक बार आकर औपचारिकता करके चले गए। वहीं खेतों में पैंथर नजर आने के कारण किसान काम करने भी नहीं जा पा रहे। सीसीटीवी फुटेज में 9 अक्टूबर की रात्रि भी पैंथर दिखाई दिया था। समाजसेवी बीएल मीणा ने बताया कि यहाँ मौजूद फार्म में पैंथर रात्रि को मोर का शिकार करता है और दिन में कपास के खेतों में जाकर छुप जाता है। तथा अहिरबास क्षेत्र में 1 महीने से पैंथर विचरण कर रहा है। उसके साथ 2 शावक हैं। लोगों में, किसानों में भय का व्याप्त है। वहीं खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय सरपंच के द्वारा सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र व राजगढ़ वन कर्मियों का अवगत कराया, उसके बावजूद भी उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया है, न ही पिंजरे में बंद किया गया है। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन से, सरकार से मांग की कि कहीं बड़ी घटना घटित नहीं हो जाए और उसको तुरंत यहाँ से पकड़ कर ले जाएं। वहीं बड़े कृषि फार्म से राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर रहा है। इसका पता अभी सीसीटीवी फुटेज में सामने भी आया है कि एक मोटरसाइकिल चोरी होने पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा तो उसमें पैंथर और उसके बच्चे शावक घूम रहे हैं। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा के कटला मौला स्थित सीताराम जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में नवरात्र के दौरान देवी मां का कीर्तन सत्संग जारी है। भजन सत्संग मंडल के संरक्षक पिस्ता देवी गुप्ता ने बताया कि वर्ष में 2 बार नवरात्र में यह आयोजन होता है। साथ ही अष्टमी को स्वाद सामग्री वितरित की जाती है। इस आयोजन में मंडल अध्यक्ष प्रेम जयमन, गुलाब देवी, लता खंडेलवाल, शकुंतला देवी, रिद्धि शर्मा, संतोष सराफ, उर्मिला देवी और सुमन आदि का सहयोग रहता है। सरिस्का क्षेत्र में खाने बंद होने के बाद अकबरपुर कस्बे में मूर्तिकारों के सामने पत्थर नहीं मिलने की समस्या पैदा हो गई है। गौरतलब है कि नवरात्रों के चलते मूर्तियों की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं अकबरपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां बनाने का काम होता है। नवरात्रों में शेरावाली माता और शिव परिवार की प्रतिमाओं की अधिक मांग है। मूर्तिकार पप्पूराम शर्मा ने बताया कि खाने बंद होने के बाद से पत्थर आना कम हो गया है। ऐसे में कार्य पर प्रभाव पड़ा है। शर्मा के अनुसार वे अधिकतर मकराने की मूर्ति बनाते हैं, जिसे खरीदने के लिए देश भर से ग्राहक पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ मार्बल की मूर्तियों का काम प्राचीन समय से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्ग भी करते थे, हम भी कर रहे हैं। और यहाँ कला का एक मंदिर है, कला केंद्र, अच्छी कला है, इसलिए यहाँ मार्बल की मूर्तियाँ काफ़ी आउट ऑफ स्टेटों में जाती हैं और ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। उमरेण पंचायत समिति में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। वहीं पानी, बिजली और पेंशन जैसे मुद्दों के परिवादी अधिक संख्या में पहुंचे। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि पिछले जन सुनवाई के मुकाबले परिवादी कम तादाद में आए हैं। वजह यह है कि ग्रामीण इन दिनों खेतों में व्यस्त हैं। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई उमरेण पंचायत समिति परिसर में हो रही है। इसमें परिवादी आ रहे हैं बिजली पानी की समस्या लेके, कोई पेंशन संबंधी समस्या लेके। और पहले की जन सुनवाई से आज परिवादी कम है, क्योंकि फसल का काम चल रहा है, लोग ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त हैं। और जो भी उपखंड स्तर की जन सुनवाई है, इसमें जो भी काम यहाँ हो सकते हैं उनके लिए निर्देशित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित भारत गौरव सम्मान कार्यक्रम में मालाखेड़ा निवासी सुनील साहू का अभिनंदन हुआ।
उन्होंने एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर 8 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 मेडल पाए और हाल ही संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 100 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सुनील अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्हें भैरव सिंह शेखावत सभागार जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस खिलाड़ी ने यह पुरस्कार मां को समर्पित किया है। खैरतल में शारदीय नवरात्रों के भंडारे जारी हैं। यहां नई अनाज मंडी बाईपास रोड पर व्यापारियों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। सेवादार कृष्णा पटेल ने बताया कि भंडारा स्थल पर माता दुर्गा की सामूहिक आरती के साथ ही कन्या भोज संपन्न हुआ। वहीं दिन भर भंडारे का दौर चला। इस मौके पर ललतेश, महेंद्र गुप्ता और सहीराम आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत चिकानी स्थित राजीव गांधी भवन में गुरुवार को 5 बालिकाओं का बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। महिला अधिकारिता विभाग के जेंडर स्पेशलिस्ट प्रवीण कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर तक बालिका दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही बालिकाओं की पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद रहीं। साथ ही श्रेष्ठ कार्य के लिए कंचन आर्य को सम्मानित किया गया। वहीं पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर महिला सुपरवाइजर गीता, वंदना, विकास अधिकारी दयाराम चावड़ा, कनिष्ठ सहायक संजू गुर्जर, ग्राम पंचायत साथिन ओमवती, जीनी, रेखा, प्रेमलता और गीतराम भूतेरी आदि मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभियान के तहत नमकीन के सैंपल लिए हैं। खैरतल तिजारा के सीएमएचओ आशीष शेखावत और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस दौरान बैरोड स्थित भगवती नमकीन शॉप पर खराब मूंगफली पाई गई। इसके अलावा साफ सफाई रखने के लिए निर्देश दिए गए। टीम ने यहां 100 किलो नमकीन, 50 किलो मूंगफली और 100 किलो बेसन नष्ट करवाया। साथ ही करीब 2 क्विंटल नमकीन जब्त की गई है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन लाल यादव, महिपाल गुर्जर, सुभाष यादव और हुकुम सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। कि बैरोड के अंदर नमकीन बनाई जा रही है जिसमें दूषित तेल और घुन लगी हुई मूंगफलियाँ, इस तरह का सामान खाद्य पदार्थ यूज किया जा रहा है बनाने के अंदर। तो श्री सीएमएचओ साहब आशीष शेखावत जी के नेतृत्व में हमने कार्रवाई करी है। उसमें महेश तिवारी जैसे जो साहब हमारे साथ रहे और वहाँ मौके पे हम पहुँचे तो हमने देखा कि भगवती अपनी बीकानेरी जो है भुजिया बनाती है, नमकीन की फैक्ट्री है पत्ता सिंह रोड पे। तो वहाँ पे हम मौके पे पहुँचे। हमें जो रिपोर्ट मिली थी वो सत्य मिली। वहाँ पे घुन लगी हुई करीब 100 किलो मूंगफली मिली हमें और गंदे तेल का यूज, दूषित तेल का यूज किया जा रहा था जो बार बार यूज हो रहा था। इसके अलावा कुछ दूषित नमकीन मिली। तो मौके पे हमने करीब 1.25 क्विंटल जो नमकीन है उसको जब्त किया गया है, उसके सैंपल लिए। इसके अलावा जो दूषित सामान था जिसमें मूंगफली, बेसन इत्यादि था उसको मौके पे नष्ट करा दिया गया। खैरतल के निकटवर्ती गिरवास स्थित देवी मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। दीपक राणा के नेतृत्व में लगाए गए कैंप में मोनार्को ब्लड बैंक की टीम पहुंची। साथ ही 120 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर सिद्धांत, मनीष, अंकित, सावन, अरमान, रोनित और निक्की आदि का सहयोग रहा। असम न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश बोरा ने तिजारा स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला में गो पूजन कर नवरात्र मनाए। साथ ही चारा पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए गौशाला कमेटी को सराहा। उन्होंने गौ सेवा को महासेवा बताया। कमेटी सचिव देशपाल यादव ने बताया कि यह गौशाला जिले में प्रथम एवं प्रदेश में पहली 10 गौशालाओं में शामिल है। इस मौके पर संजय यादव, कमेटी के उपाध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी, वीरेंद्र सिंह सैनी, विवेक शर्मा, अशोक यादव, जय सिंह सैनी, मूलाराम चौधरी और यशपाल आचार्य भी उपस्थित रहे। अलवर के कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में मौसमी रोगों के पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं। इन दिनों मलेरिया और डेंगू का अधिक खतरा रहता है। डॉक्टर विकास भारद्वाज ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अभी मेनली बुखार के मरीज आ रहे हैं जिसमें डेंगू और मलेरिया के भी कुछ केसेज आ रहे हैं और स्क्रब टाइफस। इसमें पेशेंट को बुखार आता है, सर्दी लगती है और जोड़ों में दर्द है, थकान है और इसमें प्लेटलेट भी काफ़ी डाउन आ रही है। तो इसके लिए हम ये एडवाइस देते हैं मरीज को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें और खान पीने का ध्यान रखें और पैरासीटामोल टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं और साथ में एजिथ्रोमाइसिन सभी पेशेंट को हम देते हैं।
भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत अलवर के नयावास में कैनोपी लगाकर लोगों को जोड़ा गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने यह बताया कि जिले भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं अभियान में प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत, जितेंद्र राठौड़, उमेश सिंह, मनोज चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन और कोषाध्यक्ष आशीष अरोड़ा आदि मौजूद रहे। इस अभियान के तहत मोर्चों को कैनोपी लगा करके सार्वजनिक स्थल पर सदस्य बनाने का आह्वान किया गया है। उसके तहत किसान मोर्चे के संयोजक भाई जितेंद्र राठौड़ जी ने यहाँ कैनोपी लगा करके सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज इन्होंने यहाँ चालू किया है। तो हम सब लोग, आदरणीय महेंद्र जी कुमावत, आप प्रदेश मंत्री हैं हमारे राजस्थान के, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई चौहान साहब, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई जैन साहब और पार्टी के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता वो यहाँ मौजूद है और एक एक को रोक करके सदस्य की पूछ भी रहे हैं कि आप सदस्य बने या नहीं बने। जो नहीं बने उन्हें सदस्य बना रहे हैं। बाकी एक एक हम जो हमारे सदस्यता का जो एक अभियान का जो हमारा पर्चा है, जिस पर देशवासियों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का देशवासियों के लिए जो पत्र लिखा हुआ है, इस पत्र की कॉपी भी दे रहे हैं और सदस्य भी बना रहे हैं। अलवर के वैशाली नगर में हुई करीब 20 लाख की नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। साथ ही चोरी गए जेवरात बरामद किए गए हैं। एसपी संजीव नैन के अनुसार परिवादी ने 25 अगस्त को मामला दर्ज करवाया था। शातिर उसके घर में घुसकर 1,71,000 की नकदी, जेवरात और मोबाइल चुरा कर ले गए थे। एसएचओ सीताराम सैनी के नेतृत्व में टीम ने मन्ना का निवासी जुबेर खां को पकड़ने के साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। 25 अगस्त को वैशाली नगर इलाके में एक रात्रि में नकबजनी हुई थी। उसमें बड़ी नकबजनी थी, 20 लाख के आसपास की नकबजनी बताई गई थी। उसमें कुछ सोना, चांदी, जेवरात और कुछ कैश भी गया था। तभी से ही इंचार्ज साहब उसको गहनता से उसकी जांच कर रहे थे और स्पेशल टीम भी बनाई गई थी। उन्होंने पीछा करते हुए लगातार उन आरोपियों का पता कर लिया और उसमें से एक जो कि 18 साल से कम है उसको निरुद्ध किया गया बालक, और एक आरोपी जुबेर खान लोकली वहीं आसपास के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो माल चोरी गया उसमें से कुछ अलामात रिकवर किए हैं और बाकी जो बचे हुए अलामात हैं उनकी रिकवरी के प्रयास जारी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना से मचा हड़कंप। लोर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में मॉक ड्रिल से परखी सतर्कता। मिलावट पर वार के तहत भरे सैंपल और दूषित पनीर करवाया नष्ट। चांदबाज, चिरखाना एवं ककराली मेव में की कार्रवाई। देखरेख के अभाव में सूख रहे हैं अभियान के तहत लगाए पौधे। दशहरा मैदान में लगे पौधों के लिए पानी और तारबंदी का बना अभाव। और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने की बैठकें। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने संजना जाटव से ली एमएलए खींची से हुए विवाद की जानकारी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।